गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस का जो चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारा एग्जीक्यूटिव में हम लोग जो टॉपिक हमारा डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारा साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इसी टॉपिक को हम आज की वीडियो में आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। However, the power with the Prime Minister yields and actually put into use depend upon the prevailing political conditions। देखो, प्राइम मिनिस्टर की जो भी पावर्स होती हैं वो किस पे डिपेंड करती हैं कि किस तरह की कंडीशंस, पॉलिटिकल कंडीशंस प्रिवेल कर रही हैं, लाइक कर रही हैं। द पोजीशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैज़ बीन अनएसेसेबल व्हेनेवर अ सिंगल पॉलिटिकल पार्टी हैज़ सिक्योर्ड मेजोरिटी इन लोकसभा। देखो, प्राइम मिनिस्टर की पावर हो या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की पावर, ये डिपेंड करती है कि लोकसभा में वो कौन सी सिंगल पॉलिटिकल पार्टी है जिसको लोकसभा की मेजोरिटी हासिल है। क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर होता है, प्राइम मिनिस्टर कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर उस पार्टी का लीडर होता है जिसको लोकसभा में मेजोरिटी का सपोर्ट हासिल होता है। However, this has not been the case when government has been led by the coalition of political parties। मान लीजिए कभी ऐसा होता है कि गवर्नमेंट को कॉलिशन पार्टीज़ के ज़रिए चलाना है। मतलब कॉलिशन पार्टीज़ मैंने आपको बताया है, कॉलिशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़। कॉलिशन गवर्नमेंट क्या होती है? कॉलिशन गवर्नमेंट ऑफ कहते हैं कि जब एक पार्टी को लोकसभा में क्लियर कट मेजोरिटी हासिल नहीं होती तब कई पार्टीज़ मिलकर गवर्नमेंट बनाती हैं, उसी को कहते हैं कॉलिशन गवर्नमेंट। Since 1989 we have witnessed many coalition government in India। 1989 से अगर हम देखें तो हिंदुस्तान में कई बार coalition government बन चुकी है। Many of these government could not remain in power for full term of लोकसभा। बहुत सारी गवर्नमेंट में से ऐसी रही जो लोकसभा की उन्हें मतलब लोकसभा में मतलब पूरा टाइम वो पावर में रही हैं। They were either removed or they resigned due to loss of support of the majority। अब इन पार्टीज़ को कब रिमूव किया गया, या इनकी पावर्स को या इनकी गवर्नमेंट को कब रिमूव किया गया? या तो ये कि उसने रिज़ाइन दे दिया हो जो मेंबर्स ने पार्टी के, या फिर मेजोरिटी का सपोर्ट उन्होंने खो दिया हो। यानी कि जब उनसे मेजोरिटी का सपोर्ट चला जाता है तो वो जो पार्टी होती है वो क्या होती है, उससे पावर भी रिमूव हो जाती है, उसकी पावर भी ले ली जाती है। दे वर आइदर रिमूव्ड और द रिजाइन ड्यू टू द लॉस ऑफ सपोर्ट ऑफ द मेजोरिटी। यानी कि जब उनको मेजोरिटी का सपोर्ट हासिल नहीं रहता तो उसके बाद उनसे पावर भी वापस ले ली जाती है, उनकी पावर, या ये कह सकते हैं या उनकी पावर ख़त्म हो जाती है। These development have affected the working of the parliamentary executive। और इस तरह की जो सिचुएशंस होती हैं वही उसी से जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट होती है उसके काम करने का जो तरीका है, जो काम है, वो काफ़ी हद तक अफेक्ट होता है। इन द फर्स्ट प्लेस दिस डेवलपमेंट हैव रिजल्टेड इन ग्रोइंग डिस्क्रिशनरी रोल ऑफ द प्रेसिडेंट। अगर हम देखें तो इस तरह का जो डेवलपमेंट होता है वो किसका नतीजा होता है? उसका नतीजा होता है कि प्रेसिडेंट का जो डिस्क्रिशनरी रोल है वो किस तरह से आगे बढ़ रहा है या इन द सिलेक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। क्योंकि हम जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट किसके द्वारा किया जाता है? प्राइम मिनिस्टर को प्रेसिडेंट द्वारा ही अपॉइंट किया जाता है इन द सिलेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। सेकेंडली, फर्स्ट ये हो गया। सेकेंडली क्या है? द कॉलिशन नेचर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स इन दिस पीरियड has necessitated much more consultation between political partners leading to the erosion of prime ministerial authority। जो भी कॉलिशन नेचर इंडियन पॉलिटिक्स का जब कॉलिशन गवर्नमेंट बनी तो ये देखा गया कि जो भी पॉलिटिकल पार्टनर्स हैं, क्योंकि कॉलिशन में क्या होता है, कॉलिशन गवर्नमेंट में ये होता है कि डिफरेंट पार्टीज़ मिलकर ही गवर्नमेंट फॉर्म करती हैं, तो लीडिंग टू इरोजन ऑफ प्राइम मिनिस्टेरियल अथॉरिटी। तो फिर उसमें देखा जाता है कि जो प्राइम मिनिस्टर अथॉरिटी है वो किसको दी जाए, यानी कि प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट किसको दी जाए, किस बंदे को प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया जाए जो बाकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रीड कर सके। थर्डली, इट हैज़ आल्सो ब्रॉड रेस्ट्रिक्शन ऑन द वेरियस प्रीरोगेटिव ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। तीसरा ये है कि इट हैज़ आल्सो, ये कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाते हैं किस पर? प्राइम मिनिस्टर के जो भी मतलब प्राइम मिनिस्टर की बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिस पर कि क्या लगाते हैं, एज रेस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, पाबंदियां। जैसे कि वो क्या चीज़ें,
लाइक चूजिंग द मिनिस्टर, यानी कि प्राइम मिनिस्टर किसको चूज़ करेंगे, किसको मिनिस्टर की पोस्ट देंगे, किसको कौन सा डिपार्टमेंट देंगे, किसको कौन सी रैंक देंगे किस बंदे को, और कौन सा पोर्टफोलियो किसको देंगे, इन सब चीज़ों को डिसाइड करने में ये जो हमने बताया था ना, हम पढ़े हैं साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो ये प्राइम मिनिस्टर पर भी इस तरह एक तरह से रेस्ट्रिक्शंस लगाते हैं कि प्राइम मिनिस्टर किस बंदे को मिनिस्टर की पोस्ट पर चुनेंगे, किस बंदे को कौन सी रैंक देंगे, किस बंदे को कौन सा पोर्टफोलियो, कौन सा डिपार्टमेंट देंगे। फोर्थली, इवन द पॉलिसीज एंड द प्रोग्राम्स ऑफ द गवर्नमेंट कैन नॉट बी डिसाइडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर अपॉन अलोन। तो हम ये कह सकते हैं, चौथा ये है कि गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज़ होती है, गवर्नमेंट जो भी प्रोग्राम्स बनाती है, तो उसको सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ही अकेले डिसाइड नहीं करते, बल्कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है उसका इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ डिफरेंट आइडियोलॉजीज कम टुगेदर बोथ एज प्री पोल एंड पोस्ट पोल एलाइसिस टू फॉर्म अ गवर्नमेंट। देखो, पॉलिटिकल पार्टीज और डिफरेंट, हर एक पॉलिटिकल पार्टी की अपनी एक अलग आइडियोलॉजी होती है और तमाम पॉलिटिकल पार्टी एक साथ आती हैं, कोalition गवर्नमेंट में होता है ऐसा, और वो मिलकर क्या करती हैं, वो मिलकर पोस्ट पोल और प्री पोल जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं गवर्नमेंट की उसको बनाती हैं। पॉलिसीज आर फ्रेम्ड आफ्टर अ लॉट ऑफ नेगोशिएशन एंड कंप्रोमाइजेज अमंग द एलाइसीज। और जो भी पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं वो बहुत सारे नेगोशिएशंस के बाद बनाई जाती हैं, बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ के बाद बनाई जाती हैं। इन दिस एंटायर प्रोसेस, इस पूरे प्रोसेस में क्या होता है, द प्राइम मिनिस्टर हैज़ टू एक्ट मोर एज द नेगोशिएटर। इस तमाम प्रोसेस में प्राइम मिनिस्टर एक नेगोशिएटर की तरह काम करता है, ना कि गवर्नमेंट के लीडर की तरह से। लिखा है ना, नेगोशिएटर देन एज द लीडर ऑफ द गवर्नमेंट। एट द स्टेट लेवल, अगर हम स्टेट लेवल पर देखें तो सिमिलर पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव एग्जिस्ट। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर भी पार्लियामेंट्री जो एग्जीक्यूटिव है वो इसी तरह से काम करता है थ्रू वेरियस सम वेरिएशंस। एट द स्टेट लेवल अ सिमिलर पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव एग्जिस्ट दो विद सम वेरिएशन। देखो, स्टेट लेवल पर भी इसी तरह से जो पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो काम करते हैं, बट इसमें कुछ वेरिएशंस हैं, कुछ जो चेंजेस हैं वो क्या हैं वो हम आपको बताते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेरिएशन इज़ दैट देयर इज़ अ गवर्नर ऑफ द स्टेट अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। स्टेट लेवल पर क्या होता है, स्टेट लेवल पर गवर्नर होते हैं, यानी कि स्टेट लेवल पर गवर्नमेंट जो भी काम करती है वो गवर्नर के नाम से किए जाते हैं। और गवर्नर का अपॉइंटमेंट कौन करते हैं, गवर्नर का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है ऑन द एडवाइस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी कि प्रेसिडेंट गवर्नर का अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के एडवाइस पर करते हैं। दो द चीफ मिनिस्टर लाइक द प्राइम मिनिस्टर इज द लीडर ऑफ मेजोरिटी पार्टी इन द असेंबली। जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर उस पार्टी का लीडर होता है जिसको लोकसभा में मेजोरिटी हासिल हो, उस पार्टी के लीडर को ही प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है। इसी तरह से चीफ मिनिस्टर उस बंदे को बनाया जाता है, उस कैंडिडेट को चीफ मिनिस्टर की पोस्ट दी जाती है जिसको असेंबली में मेजोरिटी पार्टी का सपोर्ट हासिल हो। द गवर्नर हैज़ मोर डिस्क्रिशनरी पावर। गवर्नर के पास भी बहुत सारी डिस्क्रिशनरी पावर्स होती हैं। However, the main principles of parliamentary system operate at the state level too। और स्टेट लेवल पर पार्लियामेंट्री सिस्टम के जो भी प्रिंसिपल्स होते हैं उन सबको, या पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट को किस तरह से काम करना है स्टेट लेवल पर, ये सब गवर्नर और चीफ मिनिस्टर ही डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट बेटा हमारा टॉपिक है परमानेंट एग्जीक्यूटिव ब्यूरोक्रेसी। देखो, मैंने आपको बताया था जैसे कि परमानेंट एग्जीक्यूटिव भी होते हैं और पार्लियामेंट्री। तो पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव हम अभी पढ़ चुके हैं, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव। हु इज इम्प्लीमेंट्स द डिसीजन ऑफ द मिनिस्टर। देखिए, सवाल ये उठता है कि मिनिस्टर्स के जो भी डिसीजंस होते हैं, यानी कि मिनिस्टर्स ने गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज़ डिसाइड की हैं, जो भी पॉलिसीज़ बनाई हैं, उनको कौन इम्प्लीमेंट कराएगा, सवाल उठता है अब ये। तो एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट का जो एग्जीक्यूटिव ऑर्गन होता है उसमें कौन कौन शामिल होते हैं, प्राइम मिनिस्टर एंड द मिनिस्टर्स एंड अ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड द ब्यूरोक्रेसी। इनके अलावा जो दूसरे लोग होते हैं वो कहलाते हैं ब्यूरोक्रेट्स। ब्यूरोक्रेट्स में कौन आ जाते हैं, ब्यूरोक्रेट्स को हम एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी भी कहते हैं, यानी कि ये वो लोग होते हैं जो प्रशासनिक कार्य को अंजाम देते हैं।
To underline the difference between the machinery and the military service, it is described as a civil service. मशीनरी और मिलिट्री सर्विस में डिफरेंस बताने के लिए हम क्या करते हैं, हम इनको जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं उनको कहते हैं सिविल सर्विस। एक होती है मिलिट्री सर्विस जिसमें सोल्जर्स, हमारे जो बीएसएफ वाले, आरएफ, नेवी, ये सब लोग आ जाते हैं, और दूसरे होते हैं सिविल सर्वेंट्स। सिविल सर्वेंट्स कौन होते हैं? ये होते हैं ट्रेंड एंड स्किल्ड ऑफिसर्स। ये लोग काफ़ी ट्रेंड होते हैं और स्किल्ड ऑफिसर्स होते हैं हु वर्क एज अ परमानेंट एम्प्लॉय ऑफ द गवर्नमेंट, और ये लोग गवर्नमेंट के एक परमानेंट एम्प्लॉय की तरह काम करते हैं। आर असाइंड द टास्क ऑफ द असिस्टिंग द मिनिस्टर्स इन फार्मुलेटिंग पॉलिसीज़ एंड इम्प्लीमेंटिंग दीज पॉलिसीज़। तो ये क्या करते हैं, इनका काम क्या होता है, ये करते हैं आर असाइंड द टास्क ऑफ असिस्टिंग, यानी कि मिनिस्टर्स जो भी टास्क इनको असाइन करते हैं, यानी कि किसी भी पॉलिसी को जो बनाया है, किसी भी पॉलिसी को बनाने में और उसको इम्प्लीमेंट, पॉलिसीज़ को बनाने का काम होता है मिनिस्टर्स का, ठीक है। आप उस पॉलिसी को जो इम्प्लीमेंट कराना है, तो इम्प्लीमेंट कराने का काम होता है इन्हीं परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स का, जिसमें आ जाते हैं ब्यूरोक्रेट्स। तो ये पॉलिसी को, गवर्नमेंट पॉलिसी को किस तरह इम्प्लीमेंट कराएंगे, ये टास्क इनको मिनिस्टर्स ही असाइन करते हैं। In a democracy, the elected representative and the ministers are in charge of the government and the administration is under their control। देखो डेमोक्रेसी में क्या होता है, जो भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कौन होते हैं, ये वो लोग होते हैं जिनको हम और आप अपने वोट के आधार पर चुनते हैं। एंड द मिनिस्टर, और दूसरे होते हैं मतलब मिनिस्टर्स आर इंचार्ज, ये सब कौन होते हैं, ये गवर्नमेंट के इंचार्ज होते हैं। एंड द एडमिनिस्ट्रेशन इज़ अंडर देयर कंट्रोल, और जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है, जो भी वो इन्हीं के कंट्रोल में और इन्हीं के सुपरविजन में, यानी कि जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वो इनके कंट्रोल और इनके ये उनको सुपरवाइज करते हैं, उनके सुपरविजन में ही काम करते हैं। डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में इस तरह होता है। इन दी पार्लियामेंट्री सिस्टम, पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है, लेजिस्लेचर आल्सो एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन। पार्लियामेंट्री सिस्टम में ये होता है कि जो लेजिस्लेचर होती है, यानी कि जो पार्लियामेंट होती है, वो क्या करती है, वो करती है कि वो एडमिनिस्ट्रेशन पर भी पार्लियामेंट का कंट्रोल होता है। किस में होता है ऐसा, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है कि जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होते हैं वो क्या करते हैं, कैन नॉट एक्ट इन वायलेशन ऑफ द पॉलिसीज एडॉप्टेड बाय द लेजिस्लेचर। पार्लियामेंट्री सिस्टम में ये होता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स गवर्नमेंट लेजिस्लेचर ने जो भी पॉलिसीज़ बनाई हैं वो उनको वायलेट नहीं कर सकते, बल्कि उन्हें उन पॉलिसीज़ को एडॉप्ट करना है, यानी कि लेजिस्लेचर के द्वारा बनाई गई पॉलिसीज़ को वायलेट नहीं कर सकते एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, क्योंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम में इन पर एडमिनिस्ट्रेशन पर भी लेजिस्लेचर का कंट्रोल होता है। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मिनिस्टर्स टू रिटेन पॉलिटिकल कंट्रोल ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन। ये क्या है, इट इज़ द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिनिस्टर, तो मिनिस्टरों की ये जिम्मेदारी होती है कि वो एडमिनिस्ट्रेशन पर क्या करें, अपना पॉलिटिकल कंट्रोल बनाए रखें। इंडिया हैज़ एस्टैब्लिश प्रोफेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी। इंडिया में अगर हम देखें तो क्या है, इंडिया में प्रोफेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी पाई जाती है, यानी कि इंडिया में कौन सा सिस्टम पाया जाता है, इंडिया में जो इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसमें किस सिस्टम को फॉलो किया जाता है, उसमें प्रोफेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी का जो सिस्टम है उसको फॉलो किया जाता है। इस सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या होता है, सिस्टम के अकॉर्डिंग ये होता है कि जो भी मिनिस्टर्स होते हैं उन सब पर लेजिस्लेचर का कंट्रोल रहता है। जो भी प्रशासनिक कार्य करते हैं, चाहे वो मिनिस्टर्स करें चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स करें, उस पर लेजिस्लेचर का कंट्रोल रहता है। एट द सेम टाइम दिस मशीनरी इज़ मेड पॉलिटिकल अकाउंटेबल। और क्या होता है, ये जो मशीनरी होती है ये पॉलिटिकली अकाउंटेबल होती है। द ब्यूरोक्रेसी इज़ आल्सो एक्सपेक्टेड टू बी पॉलिटिकली न्यूट्रल। और जो ब्यूरोक्रेसी होती है उसके बारे में ये सोचा जाता है, उसके बारे में हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ये क्या है, ये पॉलिटिकली न्यूट्रल है, यानी कि जो भी ब्यूरोक्रेट्स हैं वो कैसे हैं, पॉलिटिकली न्यूट्रल।
दिस मीन दैट द ब्यूरोक्रेसी विल नॉट टेक एनी पॉलिटिकल पोजीशन ऑन पॉलिसी मैटर। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी ब्यूरोक्रेट्स हैं वो पॉलिटिकल मैटर्स पर उन्हें किसी तरह की कोई भी पॉलिटिकल पोजीशन हासिल नहीं होती, यानी कि वो किसी भी पॉलिसी पर किसी तरह का एक्शन नहीं ले सकते। वो इम्प्लीमेंट तो करा सकते हैं लेकिन वो उस पॉलिसी को फॉर्मुलेट नहीं करवा सकते। इन ए डेमोक्रेसी, लेकिन डेमोक्रेसी में क्या होता है, इट इज़ ऑलवेज पॉसिबल, ये मुमकिन है कि दैट अ पार्टी इज़ डिफीटेड इन इलेक्शन, कि इट इज़ ऑलवेज पॉसिबल, ये हमेशा मुमकिन होता है कि पार्टी इज़ डिफीटेड, एक पार्टी अगर हार जाती है इलेक्शन में तो क्या होता है, जो नई गवर्नमेंट आती है वो ये चाहती है कि वो नई पॉलिसीज़ को बनाए, यानी कि जो पुरानी गवर्नमेंट ही हमेशा क्या होता है कि जो नई गवर्नमेंट होती है वो ये डिसाइड करती है कि जो पुरानी गवर्नमेंट है, जो पुरानी गवर्नमेंट ने पॉलिसीज़ बनाई थी वो उनको चेंज करके अपनी नई पॉलिसीज़ को बनाए। मैं आपको बताऊं, ये होता ये है कि जो नई गवर्नमेंट आती है तो वो क्या करती है, पुरानी गवर्नमेंट की तमाम पॉलिसीज़ वगैरह को रिजेक्ट कर देती है, वो अपनी ख़ुद की नई पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट करती है और उन्हीं को वो इम्प्लीमेंट करवाती है, क्योंकि हमेशा जो नई गवर्नमेंट आती है वो चाहती है कि वो कुछ नया करे, वो कुछ नया करे। इट इज़ द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, और ये एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी की जिम्मेदारी है। एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी में ब्यूरोक्रेट्स आ जाते हैं टू फेथफुली एंड एफिशिएंटली पार्टिसिपेट इन ड्राफ्टिंग द पॉलिसी एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी की जिम्मेदारी होती है कि नई गवर्नमेंट ने जो भी पॉलिसीज़ बनाई हैं, फार्मूलेट किए हैं, उनका ड्राफ्ट तैयार किया है, उनको वो क्या करे, उनको वो इम्प्लीमेंट करवाए। द इंडियन ब्यूरोक्रेसी टुडे इज़ एन इनॉर्मसली कॉम्प्लेक्स सिस्टम। अगर हम इंडियन ब्यूरोक्रेसी की बात करें तो इंडियन ब्यूरोक्रेसी जो है ना एक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। इट कंसिस्ट ऑफ ऑल इंडिया सर्विस। इसमें क्या क्या आ जाती हैं, इसमें तमाम ऑल इंडिया सर्विसेज आ जाती हैं, जैसे कि स्टेट सर्विस है, एम्प्लॉयज़ ऑफ लोकल गवर्नमेंट हैं, टेक्निकल एंड मैनेजरियल स्टाफ है, रनिंग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, मेकर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन व अवेयर ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ नॉन पार्टीसन। जो हमारे संविधान को बनाने वाले लोग थे उनको पता था कि नॉन पार्टीसन की इम्पोर्टेंस के बारे में उनको पता था, और प्रोफेशनल जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनकी इम्पोर्टेंस के बारे में भी पता था। इसलिए दे आल्सो वांटेड द मेंबर ऑफ सिविल सर्विसेज ऑफ ब्यूरोक्रेसी टू बी इम्पार्शियली सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। इसीलिए जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर्स थे, क्योंकि उनको पता था इस बारे में, इसीलिए उन्होंने ये डिसाइड किया, वो चाहते थे कि जो भी सिविल सर्विस के बेस पर जो भी अपॉइंटमेंट किए जाते हैं उसमें पार्शलिटी नहीं होनी चाहिए, बल्कि वो इम्पार्शली, यानी कि जो भी लोग सिविल सर्वेंट की पोस्ट पर सिलेक्ट किए जा रहे हैं या जिन लोगों का एज अ सिविल सर्वेंट अपॉइंटमेंट या सिलेक्शन किया जा रहा है वो इम्पार्शली होना चाहिए, यानी कि उसमें किसी भी तरह का कोई मतलब उसमें भेदभाव नहीं करना चाहिए, किसी तरह की कोई पार्शलिटी नहीं करनी चाहिए, फेवर नहीं करना चाहिए, अनबाइस्ड डिसीजन होना चाहिए, और ये सिलेक्शन मेरिट बेस पर होना चाहिए, यानी कि जो अच्छा करे, जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो, जिसका टेस्ट अच्छा हो, जो रिटन एग्ज़ाम अच्छे से दे, जो डिज़र्विंग कैंडिडेट है, जिसके अंदर नॉलेज है, उसी बंदे का सिलेक्शन होना चाहिए। सो द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हैज़ बीन इंटरेस्टेड with the task of conducting the process of recruitment of the civil servant for the government of the India। इसीलिए क्या होता है कि सिविल सर्विस के पोस्ट के लिए, सिविल सर्वेंट की पोस्ट के लिए एक टेस्ट करवाया जाता है और उस टेस्ट के बेस पर ही उनका सिलेक्शन, उनका अपॉइंटमेंट किया जाता है। यानी कि ये सिविल सर्विस जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं ये एक ऐसी पोस्ट है जिनका जो सिलेक्शन है बहुत ईमानदारी से किया जाता है, और जो बंदे डिज़र्विंग होते हैं, जो वाकई में जिनके अंदर नॉलेज होती है, सिर्फ उन्हीं को ये पोस्ट दी जाती है। इसीलिए तो टेस्ट करवाया जाता है इसमें, और इनका फेयर सिलेक्शन होता है, ये परमानेंट इनका सिलेक्शन होता है। परमानेंट से मुराद ये है कि अगर कोई IAS, IAS, IPS की पोस्ट पर चुना जाता है, IFS, तो उनकी एक परमानेंट पोस्ट है ये, यानी कि इतने साल तक वो अपनी जॉब पर बरकरार रहेंगे। इंडिया सिमिलर पब्लिक सर्विस कमीशन आर प्रोवाइडेड फॉर द स्टेट आल्सो। इसी तरह से स्टेट लेवल में भी इनका जो पब्लिक सर्विस कमीशन होती है उसका एक सिमिलर तरीका है। स्टेट लेवल पर भी ऐसे ही होता है और सेंट्रल लेवल पर भी। स्टेट लेवल पर भी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के टेस्ट वगैरह करवाए जाते हैं। Members of Public Service Commission are appointed for a fixed term।
पब्लिक सर्विस कमीशन के जो भी मेंबर्स होते हैं उनका जो भी सिलेक्शन होता है वो एक फिक्स्ड टर्म के लिए होता है, उन्हें बीच में उन्हें हटा नहीं सकते। Their removal or suspension is a subject to through enquiry made by a judge for Supreme Court। उनका रिमूवल या उनका सस्पेंशन किस पे होता है? अगर सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा किसी तरह की कोई इंक्वायरी वगैरह उनको लेकर या किसी तरह का कोई शक के आधार पर कोई चीज़ पेश हो जाती है और उनके अगेंस्ट में वो साबित हो जाती है, तब कहीं जाकर हम उनको उनकी पोस्ट से हटाया या रिमूव किया जा सकता है। उसके लिए कोई आम आदमी नहीं कि हम या आप अगर किसी सिविल सर्वेंट से खुश नहीं है तो उसको हटा देंगे, नहीं। उसके लिए ज़रूरी है कि उसके लिए जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं वो उनको उनके जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ज़रिए अगर किसी तरह की कोई इंक्वायरी उनके अगेंस्ट पेश की गई है उस जज के उस सिविल सर्वेंट के अकॉर्डिंग, तभी हटा सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। While the efficiency and the merit are the norms for the recruitment, otherwise उनके सिलेक्शन के लिए ये है कि उनके जो भी एक क्राइटेरिया फिक्स्ड कर दिया जाता है, सिलेक्शन उनका मेरिट बेस पर होता है और ये फ्री एंड फेयर सिलेक्शन होता है। The Constitution also ensure that all section of society including the weaker section have an opportunity to be part of the public bureaucracy। और देखो कॉन्स्टिट्यूशन ने एक तरह का एक प्रोविज़न बनाया जिसमें ये है कि सोसाइटी के हर वर्ग का इंसान, चाहे वो वीकर सेक्शन का हो, चाहे वो ओबीसी से बिलोंग करता हो, चाहे वो जनरल सेक्शन से बिलोंग करता हो, सबके पास ये अधिकार है, सबके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि वो ब्यूरोक्रेसी, पब्लिक ब्यूरोक्रेसी के लिए या सिविल सर्विस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फॉर दिस पर्पज़, इस मकसद के लिए कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ प्रोवाइडेड फॉर रिजर्वेशन ऑफ जॉब फॉर द दलित एंड आदिवासी। इस केस के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया है? कॉन्स्टिट्यूशन ने दलित और आदिवासी की जॉब को रिजर्वेशन कर दिया है। यानी कि मैं आपको बता दूं, हमारी सोसाइटी में कुछ ऐसे सेक्शन हैं जिसमें दलित हैं, आदिवासीज़ हैं या ओबीसी एसटी एससीज़ हैं, तो ये हमारी सोसाइटी के वो वीकर सेक्शन हैं जो काफ़ी पीछे हैं। तो इनके फर्दर इनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए इस कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया है? रिजर्वेशन ऑफ सीट्स का प्रोविज़न किया है कि अगर ये लोग सिविल सर्विस में अप्लाई करते हैं तो इनके लिए सीट्स रिजर्व हैं। सब्सिक्वेंटली रिजर्वेशन हैव आल्सो बीन प्रोवाइडेड फॉर वीमेन एंड अदर बैकवर्ड क्लास। इसी तरह से जो औरतें हैं, जो बैकवर्ड ओबीसी के लोग हैं, किसी क्लास से बिलोंग करते हैं लोग, ओबीसी यानी कि अदर बैकवर्ड क्लास, तो उनके लिए भी रिजर्वेशन का प्रोविज़न कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया है ताकि इन लोगों का भी अपलिफ्टमेंट हो सके और ये भी पढ़ लिख के आगे बढ़ सकें और बाकी सोसाइटी में मौजूद और लोगों के साथ कदम से कदम बढ़ाकर आगे इनकी डेवलपमेंट और तरक्की हो सके। These provisions ensure that the bureaucracy would be more representative and social inequalities will not come in the way of recruitment to the civil service। दिस प्रोविज़न, ये जो प्रोविज़न है ये हमें इस बात की श्योरिटी दिलाता है कि ब्यूरोक्रेसी जो है ना उसमें बहुत वो क्या है, वो भी बहुत रिप्रेजेंटेटिव है। रिप्रेजेंटेटिव इन द सेंस कि इसमें किसी भी कास्ट, किसी भी सेक्शन, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे दलित हो, चाहे एसटी हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे एसटी एससी हो, कोई भी हो, आदिवासी हो, वो अप्लाई कर सकते हैं। इससे ये पता चलता है कि क्योंकि मेरिट बेस पर सिलेक्शन होता है और वीकर सेक्शन के लिए सीट्स भी रिजर्व हैं, तो इससे पता चलता है कि इसमें किसी तरह की सोशल इनइक्वालिटीज़ की जगह ही नहीं है। यानी कि सोशली सबको इक्वल ट्रीट किया जाता है, बल्कि जिन लोगों को ज़रूरत है कि उनको कुछ बेटर अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करवाए जाएँ तो वो भी करवाई गई हैं। और सिविल सर्विस में एक ऐसा तरीक़ा है जिसके ज़रिए सोसाइटी के जो वीकर सेक्शन है वो भी आगे बढ़ सकते हैं और उनका डेवलपमेंट भी हो सकता है और उनकी तरक्की भी हो सकती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट। क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट, तो ये टॉपिक बेटा हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्लासिफिकेशन ये है कि जो भी सिविल सर्विस होती है, सिविल सर्वेंट्स होते हैं, उनको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहली है ऑल इंडिया सर्विस, दूसरी है सेंट्रल, तीसरी है स्टेट सर्विस। देखो ऑल इंडिया में आ जाते हैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस,
इंडियन पुलिस सर्विस, सेंट्रल में आ जाते हैं इंडियन फॉरेन सर्विस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, स्टेट सर्विस में आ जाते हैं सेल्स टैक्स ऑफिसर। ठीक है, ये टॉपिक बेटा हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप इस टॉपिक को पढ़े ज़रूर लीजिएगा और उसके बाद वीडियो में मैं इस टॉपिक को डिस्कस करूँगी, तो आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।